इन्होंने अपनी अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन दी। मैकावरी तो बहुत बड़े हिस्टोरियन, माफ़ कीजिएगा, हिस्टोरियन कहें, फिलासफर रहे हैं, पॉलिटिकल फिलासफर थे। इनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी? तो ये इतने बड़े 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 स्कॉलर इस दौर के पैदा हुए जिनने हिस्ट्री को रिविज़िट किया, जिनने ग्रीको रोमन कंट्रीब्यूशन को दुनिया के डिफरेंट मुख्तलिफ फील्डों में जो उनकी कंट्रीब्यूशन थी ग्रीको रोमन की, उसको दोबारा कहा और उसके बाद दुनिया के सामने साबित कर दिया कि ग्रीको रोमन कितनी अजीम और महान सिविलाइजेशन थी। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ये है कि लोगों के दिलों में ख़्याल कैसे आया कि रेनेसेंस जो है ये वजूहात, इसकी वजूहात क्या है, रेनेसेंस पीरियड कैसे आ गया? देखिए बेटा, इसके लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि इससे पहले जो यूरोपियन कंटिनेंट, जिसको आज हम एडवांस्ड कहते हैं, सिविलाइज्ड कहते हैं, ये अनपढ़ था। इसमें इल्म तो ज़्यादा फैला नहीं था और रिलीजस वाज डोमिनेटेड। लोगों के दिमागों में रिलीजन के सिवा कुछ बात नहीं थी। तो जाहिर सी बात है कि अगर कुछ इल्म था वो मुसलमानों के पास था, लेकिन इतने बड़े कॉन्टिनेंट में, ये बात आपके दिमाग में उतरनी चाहिए कि इतने बड़े कॉन्टिनेंट के लिए मुसलमान कहाँ तक इस बड़े कॉन्टिनेंट को कवर करते, इनको इल्म की रोशनी से मुनव्वर कर देते। लेकिन आप बड़ी कंट्रीब्यूशन ग्रीक की रही और रोमन्स की रही। मैं याद आपको ये कहूँ कि जब कॉन्स्टेंटिनोपल को 4053 में, जिसको मैंने ऑलरेडी लेक्चर में इसका जिक्र किया है, कस्तंतनिया जिसको 4053 में मुसलमानों ने, तुर्कस ने, ओटोमन एम्पायर तुर्कों की एक ब्रांच है जिसने इसको फतह किया था कॉन्स्टेंटिनोपल को। तो कॉन्स्टेंटिनोपल के साथ ही कॉन्स्टेंटिनोपल, ये याद रखिए, कॉन्स्टेंटिनोपल वाज द capital of Byzantine Empire. Byzantine was empire. It was the one part of the Roman Empire, earlier Roman, which was the mighty Roman Empire, and when it disintegrated after that, the eastern part of the Roman Empire was later called as Byzantine Empire, and it was ruled by the one of the most and brave rulers of the time, that was Constantine, who established a new capital city for the Byzantine Empire at Constantinople. Constantinople was the new capital city of the बाइजेंटाइन एम्पायर। तो एक कॉन्स्टेंटिनोपल, ये इल्म के हिसाब से ये तो रोमन्स के अंडर आता था कॉन्स्टेंटिनोपल। अब ग्रीक्स जो थे, जब मुसलमानों ने 4053 पर कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला किया, उसके साथ ही ग्रीक पर भी हमला किया, तो ड्यूरिंग क्रूसेड्स, तो उस दौर में क्या हुआ, ग्रीक और रोमन जो बड़े बड़े, मानो कि ग्रीक के बहुत बड़े स्कॉलर्स जो थे, वो ग्रीक से इल्म की गठरियाँ उठा के वेस्टर्न यूरोप में, यानी वेस्टर्न वर्ल्ड, यानी यूरोप में, वो माफ़ कीजिए, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में वो मुकीम रहे, यानी वहीं पर रहे। तो उन्हीं बसेरा किया। वहाँ पर उन्होंने नोबल्स के घरों में बड़ी इम्पोर्टेंस उनको मिली, तो वहाँ पर उन्हें एकेडमीज़ शुरू की, जहाँ पर उन्होंने पीपल को, या बड़े बड़े अमीर लोगों को ग्रीक लैंग्वेज के मुतल्लिक पढ़ाया, ग्रीक की कंट्रीब्यूशन हिस्ट्री में पढ़ाई। तो इस तरह से, जिससे पूरा यूरोप अभी तक नावाकिफ़ था। जब ये चीज़ें यूरोप के लोगों में पैदा हुई, तो उनके अंदर लैंग्वेज को पढ़ने का, इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने का एक जज्बा पैदा हो गया, ग्रीक की कंट्रीब्यूशन को पढ़ने का एक जज्बा पैदा हो गया। और खुशकिस्मती भी ये भी माने भाई, खुशकिस्मती ये भी थी कि इसी दौर में इंग्लैंड में, या पहले, सबसे पहले 4053 में, याद रखें 1443 में गालिबन ने ये क्या कहते थे, प्रिंटिंग प्रेस, जो गुटनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस, जो यूरोप में उस वक्त पहली प्रेस थी, प्रिंटिंग प्रेस थी, जो इंट्रोड्यूस की गई गुटनबर्ग द्वारा। इसमें सबसे पहले बाइबल, 100 बाइबल्स को प्रिंट किया गया। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता किताबें छपने लगी, जिसकी वजह से यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जितनी भी ग्रीक रिलेटेड जो भी आइडियोलॉजीज थी, जिन स्कॉलर्स ने उनको किताबी शक्ल दी, तो फिर टेस्ट ऑफ पीपल, जो यूरोप के पीपल थे, उनमें एक टेस्ट पैदा हो गया कि ग्रीक और रोमन के मुतल्लिक पढ़ ले। तो इस तरह ग्रीक और रोमन जो आर्ट था, या हिस्ट्री थी ग्रीक की या रोमन की, इनकी फ़िलासफ़ी जो थी, हिस्ट्री थी, लर्निंग था, कल्चर था, जो उस वक्त के, यानी रेनेसेंस के दौर के स्कॉलर जो थे, उन्होंने रिविज़िट किया, यानी दोबारा पढ़ना शुरू किया ग्रीक और रोमन के, ताकि हम देखें कि ग्रीक और रोमन ने दुनिया को क्या दिया। तो इस दौर में क्या हुआ, आर्ट की एक इम्पोर्टेंस बढ़ी।
आर्ट नए सिरे से, यानी लोगों ने नए अंदाज से आर्ट को पढ़ा, फिलासफी को पढ़ा, हिस्ट्री को पढ़ा, लर्निंग को पढ़ा, यहाँ कल्चर को पढ़ा। इस दौर में लोग पढ़े लिखे बने। इस दौर से रेनेसेंस का यानी कि एक ये रेनेसेंस मूवमेंट शुरू हो गई। और रेनेसेंस से क्या हुआ, रेनेसेंस जो मूवमेंट थी इससे रेशनल अप्रोच लोगों में आ गया कि अब वो डिवाइनिटी जो अभी तक एटर्नल वर्ल्ड की बात करते थे, यहाँ डिविनिटी की बात करते थे, यहाँ गॉड की ग्लोरी ऑफ गॉड की बात कर रहे थे, या डिविनिटी की बात कर रहे थे। अब लोगों में वह सब चीज़ें उन्होंने कहा कि नहीं, डिविनिटी के सिवा भी एक और चीज़ है, वो ह्यूमनिज़्म है। यानी वो ह्यूमनिज़्म है कि इस रिलीजन वेलिजन को सबको छोड़ो, साइड में रखो। अब हम ह्यूमनिटी पे बात करेंगे, हम ह्यूमनिज़्म पे बात करेंगे। सेंटर ऑफ द वर्ल्ड या सेंटर ऑफ द यूनिवर्स उनका कहना था, ह्यूमनिस्ट स्कॉलर्स का, कि सेंटर ऑफ द यूनिवर्स आर द ह्यूमन्स। सो हम खुदा को नहीं मानते, वो रिलीजन को भी नहीं मानते थे। वो कहते थे कि रिलीजन से ज़्यादा इंसान की इम्पोर्टेंस ज़रूरी है समाज में। इस हिसाब से रेनेसेंस पीरियड ने एक रेशनल अप्रोच लोगों में पैदा किया और लोग साइंटिफिकली मानो कि रेशनल बन गए। अब वो